ये है तुम्हारा फंक्शन। फैक्टर के अंदर n पास हो रहा है, इस नंबर के फैक्टर्स प्रिंट करने हैं। क्या करना होता था, फैक्टर्स में लूप चलाना होता था सर। कहां से, 1 से कहां तक, उस नंबर तक। उसके सारे फैक्टर्स प्रिंट कराने थे, यही ना। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या लॉजिक लिखा था, n को तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है, तो i को प्रिंट कर दो फिर। सही है। तो ये बताया कोई भी नंबर अगर 1 लाख नंबर है तो मैक्सिमम वो किसी से डिवाइड होगा तो अपने से हाफ तक ही डिवाइड होता है, खुद से तो डिवाइड होता ही है ना। तो हम चाहे तो इसको इसके हाफ तक भी चला सकते हैं, 2 तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आइटरेशन आधी हो जाएंगी। अगर नंबर 1 लाख दोगे तो 50,000 आइटरेशन चलेंगी, 50,000 बच जाएंगी। और बाहर आगे चाहिए तो वो नंबर भी, अगर तुम कह रहे हो सर n खुद का फैक्टर तो होगा ही ना, हाँ वो तो होता ही, चाहिए तो n को अलग से प्रिंट करा दो, और नहीं कराना तो मत भी कराओ। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं, अगर खुद को छोड़ दें तो कितने फैक्टर्स होंगे वो देख लेते हैं। ये कॉल्स बनी रहने देते हैं या कमेंट कर लो, तुम्हें जो सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट फैक्टर नाम का फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम 100 पास कर देते हैं। कॉल करें तो 100 के कितने फैक्टर्स हैं सर, इतने ही होते हैं। 100 खुद भी होता है, तो अगर वो भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे करवा सकते थे ना। इससे क्या होगा सर, टोटल आइटरेशंस 50 ही चली होंगी, इतने ही तो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फंक्शन में रख देना है बस वो लॉजिक। क्या ये नया लॉजिक है या ये वही लॉजिक है जो लूप्स में बताया गया था? एकदम सेम लॉजिक है, बस तुम्हें क्या करना है, इस लॉजिक को एक नाम दे देना है, उस नाम से उसे कॉल करना है। इससे क्या क्या एडवांटेज है इसका सर, इसको कितनी भी बार कॉल किया जा सकता है, कोड यूजेबिलिटी देता है ना फंक्शन। तो अब हम 100 के फैक्टर निकालें, 200 का निकालें या 250 का निकालें या जितने का भी निकालना है आप निकाल सकते हो। लाइन ब्रेक करवा दो बाद में। सबके फैक्टर्स दे रहा है ना, हाँ सर 100 का ये रहे, 200 का इतने फैक्टर्स होते हैं, 250 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 1000 के ये सारे फैक्टर्स हैं। कोड तो एक ही बार लिखा, एक बार डिफाइन करना होता है, कितनी बार इसको कॉल कर सकते हैं आप। बन गया ना फैक्टर का प्रोग्राम। इसी को देख देख के हम दूसरे वाले भी बना सकते हैं ना फिर तो बनाओ। लैपटॉप ओपन करो, लैपटॉप है सबके पास, कर लो। ये कोड तो मैं भेज ही दूंगा, इसको पहले चलाओ, समझो 2 मिनट, उसके बाद फिर ये वाले सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सब में वर्ड लगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, मैंने वो कमेंटेड कोड हटा दिया है, तो ये सारे फैक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझते हैं, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट। हमने स्टार्टिंग से डे 1 से ये सुना है कि प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, और हमने जब कल फंक्शन पढ़े तो हमने सुना कि कोई भी फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। तो ये क्या है, ये है फंक्शन कॉल। क्या है ये, फंक्शन कॉल। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं सर, उसको उसके नाम से कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या था, प्रिंट फैक्टर, तो हमने उस नाम से उसे कॉल किया। इसमें कितने पैरामीटर लेता है, ये एक इंटीजर वेरिएबल लेता है।
सर हमें एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी, ये वैल्यू जाके इस एंड में कॉपी हो जाएगी जब ये कॉल लगेगी। तो कॉल कैसे लगती है, क्या चलता है, वो समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे फंक्शन जो कॉल होते हैं ना वो स्टैक में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टैक। तो सारे फंक्शन का एक कॉल स्टैक बनता है। तो P1 जो आपने पहला प्रोग्राम बनाया था, मीन मेथड तो बनाया होगा, मीन ये फंक्शन ही है। तो मीन एक्चुअली आगे चल के जब थ्रेडिंग बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मीन एक्चुअली एक थ्रेड होता है और हर एक थ्रेड को एक स्टैक एलोकेट किया जाता है मेमोरी के अंदर। सही है। अब सबसे पहले हमें दिया गया एक स्टैक, स्टैक समझते हो? लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर ही तो होता है। ठीक है, एक कौन सा स्टैक है? मीन का स्टैक है। सबसे पहले तुम मीन में किसे कॉल कर रहे हो? सबसे पहले मीन फंक्शन चल रहा, मीन फंक्शन में पहली कॉल किसको लगा रहे हो? अरे बता रहे टॉप टू बॉटम चल रहा है प्रोग्राम। तो सबसे पहला अगर आपने कुछ लॉजिक चल रहा है तो कमेंट है तो एग्जीक्यूट नहीं होता ना। लाइन नंबर 47 पे आए तो तुमने बोला प्रिंट फैक्टर्स नाम का एक फंक्शन है, उससे कॉल करेंगे। तो यहाँ कॉल स्टैक किसके लिए बनेगा? प्रिंट फैक्टर नाम का एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें आपने क्या भेजा? 100। चलो उसको अभी वापस करो। प्रिंट फैक्टर नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। चलो और इजी बना दें किसी और। क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, मेनली तो खुद एक फंक्शन है सर। तो सबसे पहला कॉल मीन के लिए, ठीक है, मीन फंक्शन। मीन में पहली कॉल लगती है प्रिंट फैक्टर को। तो मतलब यहां से एक कॉल सेट बनता है किस नाम का? प्रिंट फैक्टर नाम का। और यहाँ से तुम प्रिंट फैक्टर्स के अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हो। हम कल वेरिएबल भी पास कर रहे थे, वैल्यू भी पास कर रहे थे। तो यहाँ से एक वैल्यू जा रही है कितनी? 100। ये वैल्यू यहाँ से कहां जाएगी? ये वैल्यू जाएगी जहां पे ये फंक्शन अवेलेबल होगा। प्रिंट फैक्टर के पैरामीटर में ये दी वैल्यू थी, कहां जाके कॉपी होगी? उस एन में कॉपी हो जाएगी। और लग गई है फंक्शन को? हाँ सर। इनके पास जो एन था उसके अंदर आके वो स्टोर हो चुकी है। कौन सी वैल्यू? 100। कोई भी फंक्शन कॉल होता है, मीन कॉल होता था, जीवे मीन को स्टार्ट करता था ना, तो टॉप टू बॉटम चलता था ना। वैसे ही अब प्रिंट फैक्टर्स कॉल हुआ है तो वो भी टॉप टू बॉटम ही चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा, वैसे ही जैसे तुम्हारा मीन चलता था, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है। और जब तक वो पूरा नहीं चल जाता तब तक मीन की दूसरी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। मतलब 47 पे तुमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो 48 वाली लाइन अभी नहीं चलने वाली तब तक जब तक वो पूरा फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो ठीक है, एन में वैल्यू आ गई 100। फिर उसके बाद में ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा कहां से? 1 से लेके n/2 तक, मतलब 50 तक। 50 आइटरेशंस चलाएगा, 50 बार ये कंपैरिजन करेगा और i को प्रिंट करेगा। सिंपल है। उसके बाद बाहर निकल के आएगा, इस n को प्रिंट करेगा करेगा फिर लाइन ब्रेक करेगा। सर अगर आप कॉल स्टैक ही समझा रहे हो तो हमें पता है ये प्रिंटल खुद एक फंक्शन है, क्या इसके लिए स्टैक नहीं बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा। मतलब क्या कह रहे हो सर? तुम्हारे मेन ने किसे कॉल किया? प्रिंट फैक्टर फंक्शन को। प्रिंट फैक्टर फंक्शन में आपने वैल्यू भेजी n में 100 को इसमें डिवाइड करके देखा किससे? 1 से। हो गया होगा डिवाइड? हाँ, रिमाइंडर 0 आया होगा। अंदर आया तो तुमने एक फंक्शन कॉल किया प्रिंट ln। ये फंक्शन कहां से कॉल हो रहा है? प्रिंट फैक्टर फंक्शन से। तो यहां से एक और कॉल स्टैक बन रहा है किसके लिए? प्रिंट ln के लिए। अगर हम डीपी टाइप कर रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं। और प्रिंट ln फंक्शन को तुमने क्या भेजा? i के अंदर कितनी वैल्यू है? 1। तो यहाँ से एक वैल्यू गई है 1। और प्रिंट ln फंक्शन का काम क्या है हमें पता है, प्रिंटिंग का। उस 1 को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा कंसोल। प्रिंट करने के बाद उसका काम खत्म होगा। काम खत्म हुआ, जिस भी फंक्शन का काम खत्म हो जाता है ना वो स्टैक से पॉप हो जाता है। दो ही ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, पुश एंड पॉप।
तो सर इस फंक्शन का काम खत्म, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वापस आपका कंट्रोल ट्रांसफर काम हो जाएगा, प्रिंट फैक्टर फंक्शन को उनका काम खत्म हो गया, वापस वहीं आ जाओगे जहां से तुमने उसे कॉल किया था। आ गए इस में। अब इसमें देखो नेक्स्ट कोई लाइन है नहीं है, इसके अंदर और तो कोई लाइन नहीं है ना। इसके बाद आगे पूछा लूप, अभी लूप तो कंप्लीट नहीं करा था, इसके बाद आगे देखा कोई लाइन है नहीं है, तो चलो आई नहीं इंक्रीमेंट कर दें। अब आई हुआ 2 इज लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन चेक हो गई ट्रू। फिर आए हमने पूछा n mod 2 मतलब सॉरी 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, तो 100 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर तब भी 0 ही आता है। तो फिर आएंगे यहाँ, फिर प्रिंटलन कॉल होगा, तो वापस से फिर एक कॉल स्टैक बनेगा सेम प्रिंटलन के लिए। इस बार इसमें कितनी वैल्यू चाहिए होगी, क्या प्रिंट करके देगा, पहले इसने 1 प्रिंट किया था, इसने 2 प्रिंट कर दिया होगा। फिर ये पॉप होगा, वापस फिर बना रहे हो प्रिंट फैक्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। ये समझ में आ गया तो तुम्हें एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा जावा का। फिर चाहे हजारों फंक्शन ही क्यों ना बनाए हो तुमने, तुम्हें पता रहेगा कौन कैसे काम करने वाला है, क्या आउटपुट क्यों आया खुद ही बता दो, ठीक है। तो 2 प्रिंट करके वापस नहीं आते होंगे, यहाँ पे देखा एक खाली है, बाहर आए लूप से पूछा, लूप का सारा कोड इतना ही है, तो आई में फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई वैल्यू होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू है, 100 को मॉड निकाला 3 से, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया होगा, और आया होगा तो फॉल्स हुई कंडीशन, फॉल्स हुई तो क्या प्रिंटलन कॉल होगा नहीं, आई वैल्यू फिर इंक्रीज हुई 4 हुई, 4 से डिवाइड करो 100 को, रिमाइंडर कितना आएगा आ जाएगा, प्रिंटलन कॉल होगा, वापस कॉल स्टैक बनेगा, तो जितने वेक्टर होंगे 100 के उतनी बार प्रिंटलन फंक्शन कॉल भी होगा, प्रिंट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय भी होगा, और करते 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 जब ये 50 एड्रेसेस अपनी चला देगा तो ये बाहर आएगा, आगे फिर से प्रिंटलन कॉल करेगा, इस बार इसमें n जाएगा, n में कितना है 100, तो फिर ये 100 भी प्रिंट कर देगा, फिर इसका कॉल स्टैक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में इस फंक्शन को कॉल कर रखा है किसको, प्रिंट ln को, ये क्या करेगा लाइन ब्रेक करने का काम है इसका, लाइन ब्रेक करेगा, फिर पॉप हो जाएगा स्टैक से, सेम ऐसे ही कॉल लगती रहेगी, डिस्ट्रॉय होता रहेगा, वापस इसके अंदर आता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये प्रिंटलन चल गया, इसके बाद तो कोई कोड बचा नहीं है, फंक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है तुम्हारा। तो जब आपके फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट चल चुकी होती हैं, उसके बाद इसका मतलब फंक्शन कंप्लीट चल गया, फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टैक से ऑटोमेटिकली पॉप हो जाता है, जैसे प्रिंटलन होता है पॉप, वैसे ही अब ये फंक्शन भी पॉप हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब कंट्रोल ट्रांसफर होगा टू द मेन ब्लॉक। अभी कॉल्स अभी स्टैक में देखें तो इसके कितनी कॉल्स पड़ी हुई है सर, मेन की कॉल है बस, तो अब आप कहां आ गए, वापस मेन में आ गए, किस लाइन पे आ गए होगे, जिस लाइन से तुमने अभी प्रिंट फैक्टर फंक्शन को कॉल किया था, ये लाइन अब चल चुकी है पूरी, एक लाइन चली है मेन की अभी, अब सेम अब 48 चलेगा, तो दूसरी लाइन चलेगी, दूसरी लाइन पे फिर से तुमने प्रिंट फैक्टर्स कॉल किया, मतलब फिर एक कॉल स्टैक बनेगा ऐसा ही, इस बार उसने आपने 200 पास कर दिया, तो उस n में जाके वैल्यू कितनी स्टोर होने वाली है 200, और फिर यही प्रोसेस दोबारा चलना स्टार्ट होगा 200 के लिए, 100 इटरेशन चलेंगी, जितने फैक्टर्स होंगे उतनी बार प्रिंटलन को कॉल लगेगी, इस स्टैक के अंदर कॉल लगा करेगा, प्रिंट किया करेगा, पॉप हो जाया करेगा, वापस इसी फंक्शन में आया करेगा, और ये प्रोसेस चलते चलते जब तक ये कोड पूरा नहीं चल जाता तब तक वो मेन का कोई कोड नहीं चला सकता, क्योंकि आप अभी बैठे हो प्रिंट फैक्टर्स फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन हमेशा 1 बाय 1 ही कॉल होते हैं। अभी मैंने इतने फंक्शन यहाँ पे कॉल एक ही फंक्शन को कई बार कॉल किया था ना, एक एक करके सबके आउटपुट प्रिंट हुए ना वहां पे, एक एक करके हुए ना, क्यों हुए एक साथ क्यों नहीं हुए सर, इसलिए नहीं हुए क्योंकि सबका कॉल स्टैक बनता है, तो पहले वाला फंक्शन कंप्लीट चल गया होगा, वो जब पॉप हुआ होगा स्टैक से तभी दूसरे को कॉल लगी होगी, वो पॉप हुआ होगा तो तीसरे को कॉल लगी होगी, तो ये पुश पॉप चलता रहेगा जब तक आप फंक्शन कॉल करते हो। समझ पा रहे हो कैसे एग्जीक्यूशन होता है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है स्टैक, क्या होता है स्टैक, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे लास्ट में हुआ, प्रिंट ln सबसे लास्ट में हुआ, तो ये सबसे पहले आउट होगा, पॉप हो रहा था ना, फिर कंट्रोल
वाला पीएफ में, तो पीएफ जब पॉप हुआ तो कंट्रोल वापस इसमें आ गया मेन में। तो स्टैक ही तो है ये, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो पहले टॉप से ही डिस्ट्रॉय होगा फंक्शन। ठीक, तो ऐसे चल रहा है एग्जीक्यूशन। दोबारा इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, आई थिंक अब तो समझ में आए। तो सर ऐसे एग्जीक्यूशन चल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस प्राइम को भी कॉल कर लेते हैं, बीच में इस प्राइम को कॉल किया तो इस प्राइम का आउटपुट बाद में आएगा, पहले किसका आया? क्योंकि सर पहली कॉल इसकी लगी थी, इसके कॉल स्टैक बनते रहे होंगे, जब इसका काम खत्म हुआ तब जाके इस प्राइम चला। तो लाइन बाय लाइन क्यों चलता है? क्योंकि सर कॉल स्टैक बनते हैं, हर एक फंक्शन का अलग स्टैक बनता है। यहाँ पे मैं अपना एक n वेरिएबल खुद नहीं ले सकता क्या? int n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे n पास कर दूं, तो क्या ये n और ये n अलग अलग होंगे क्या? बिल्कुल, अभी भी चल रहा है सर। अलग अलग कैसे होंगे? उन्होंने कहा, आपने सुना था ना फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है, तो आपने यहाँ पे डेटा इंट के साथ n को डिफाइन किया, 4 बाइट इसने कहाँ लिए होंगे? इस मीन के स्टैक में, एक n यहाँ भी बना दिया तुमने, तो ये 4 बाइट इधर लेगा और ये वैल्यू जाके कॉपी हो रही है इस n में, तो 4 बाइट यहाँ भी लिए जाएंगे। तो फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल, कोई भी फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है, उसको मेमोरी उसी कॉल स्टैक के अंदर मिलती है। तो मैंने 10 फंक्शन बनाए, 10 के 10 फंक्शन के अंदर सेम नाम का वेरिएबल भी लिया है, तो ये मत समझना कि वो एक ही बार मेमोरी एलोकेट हुई होगी 4 बाइट। 10 फंक्शन बनाए, 10 में भी अगर n वेरिएबल लिया है तो 10 का अलग कॉल स्टैक होता है सर, हर एक स्टैक के अंदर उनको अलग मेमोरी मिलेगी। तो 10 बार अगर आपने सेम वेरिएबल लिया ना इंट के साथ, तो 40 बाइट यूज होंगे, 4 बाइट नहीं। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल तुम मेन में बनाओगे उन सबको मेमोरी यहाँ मिलेगी इस कॉल स्टैक के अंदर, जितने पीएफ में बनाओगे वो सारे इधर मिलेगी मेमोरी उनको, जितने मैंने इस प्राइम में बनाए होंगे उनको मेमोरी इस प्राइम वाले कॉल स्टैक के अंदर मिलेगी। जैसे ही उनका स्टैक से वो जैसे ही पॉप होते हैं मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये पुश और पॉप करना हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है, स्टैक के अंदर ही होता है। हम बस कॉल करते हैं तो वो पुश हो जाता है, पॉप अपने आप ही होगा, डिस्ट्रॉय अपने आप ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो सर, हमने प्रिंट फैक्टर्स नाम के 2 बार कॉल करे, इन दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे स्टैक या एक बिल्कुल अलग बनेगा। पहले इसके लिए बनेगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय होगा, ये पॉप होगा, तब मीन में आओगे, फिर मीन क्या करेगा? इस प्राइम को कॉल कर देगा, फिर इस प्राइम का यहाँ पे कॉल स्टैक बनेगा नया, कुछ ऐसे। ये बना था ना, इसने फैक्टर्स प्रिंट करा दिए थे, उसके बाद मैं वापस एक नया बनाता हूँ। ये मेन था, मेन ने इस बार अब किसको कॉल किया? मैं इसको हट गया ऐसा समझ लो, ये है ही। मेन ने किसको कॉल किया? वापस से इस प्राइम को कॉल कर दिया, तो इसका अलग कॉल स्टैक बनेगा। अब इस प्राइम अपना जो भी लॉजिक चला रहा है ऊपर चला ही रहा होगा, वो बता देगा कि प्राइम है या नहीं है, तो बता देगा नंबर इज प्राइम, इसमें भी प्रिंट लाइन कॉल हुआ होगा, तो उसके कॉल स्टैक तो यहाँ बनते ही रहे होंगे। उसके बाद इस प्राइम जब नंबर इज प्राइम प्रिंट करा चुका होता है, उसके बाद में कॉल वापस कहाँ ट्रांसफर होती है? कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है मेन में। कौन सी लाइन चलाई थी अभी तुमने? 49, अब 50 चलेगी। 50 पे तुमने फिर से प्रिंट फैक्टर कॉल कर दिया, एक और कॉल स्टैक बनेगा। ये तो हट गया है, मैं इसको हटा नहीं रहा, यहाँ पे ये समझ लो इस बार किसको आएगा कॉल? अब इसका एग्जीक्यूशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। मिशन में क्या हम जिसमें प्रिंट फैक्टर्स पहले क्या बोल? हां, एक ही ये सेम था, अब हम 2 और कर रहे हैं प्रिंट फैक्टर्स नाम की। हां, सर इनके लिए तीनों के लिए एक ही स्टैक बनेगा, अलग-अलग बनेगा। एक बार बनता है फंक्शन का कॉल से एक बार बनता है, जब वो पूरा चल जाता है अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, पॉप होता है, फिर दोबारा अगर तुमने कॉल लगा दी तो फिर से एक बार दोबारा से बना के देगा वो स्टैक। तो 100 बार कॉल करोगे ना तो 100 बार कॉल स्टैक बनेगा, 100 बार डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अरे यार थ्रू करो। एक्चुअली अब इन्होंने बहुत कुछ डाल दिया इसमें, है ना? ये वाला तो कंटेंट तो आना ही चाहिए, मतलब ये तो मैं कराता ही था जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। अब इन्होंने इस कोर्स में डाल दिया इसलिए वो नहीं करा सकता।
प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट जो है, जो क्लाउड वाला पोर्शन जो मैं अभी तक कराते आया था वो मैं नहीं करवा पाऊंगा। मैं खुद से मना किया कि सर जिसका कोर्स होगा उसको ही करवाना है। बाकी एआई, जनरेटिव एआई वाला ये कंटेंट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेके यहाँ पे चैटबॉट बनाना, एपीआई इंटीग्रेशन करना, ये सब इसमें डाल दिया गया है ना। अब एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। किसने पूछा था? ऑनेस्टली बता दो सर आप अपने हिसाब से। तुमने बोला था और किसने बोला था? तुम ही लोग कह रहे थे ना उस दिन कि सर क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है भी इसकी? तो हाँ भाई है, इसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो ना, किसी भी कंपनी में जाओगे प्रोजेक्ट बनाना है तो एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम्स काम करती हैं और उसके लिए ये डिप्लॉयमेंट, ये क्लाउड वाला पोर्शन तो करना ही पड़ता था। लेकिन अब हर एक वेबसाइट जो आप देख रहे होगे, हर एक वेबसाइट पे एआई का इंटीग्रेशन करवा रखा होगा। हर एक वेबसाइट, चाहे वो जावा की हो, पाइथन की हो, नोड की हो, है ना, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर एआई हो जाए इंटीग्रेट, चैटबॉट्स बनाना। तो अगर आपको एपीआई इंटीग्रेशन करना है, आपको क्या बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट वाला पोर्शन सीखना है, या हम उसकी बात कर लें चैटबॉट वगैरह बनाना है, कैसे बनाते हैं, वो सब तुमको तभी सिखाया जाएगा जब भाई ये कोर्स तुम लोगे। अब मैंडेटरी कर दिया है। वैसे तो मैं इतना करा देता था जितना मार्केट में रिक्वायर्ड था। अब मार्केट अपडेट हुई है जब से ये एआई बूम पे आया, तो अब हर कोई चाहता है कि जावा में भी एआई इंटीग्रेशन आता हो डेवलपर को। ठीक है। बाकी एक प्रोफाइल नई जो अभी कुछ टाइम से ट्रेंड में चल रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सुना है किसी ने? प्रॉम्प्ट का मतलब समझते हो? प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? यूजर इनपुट को किसे कहते हैं? डेवलपर का काम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, ये तो होता है तुम्हारा काम। तो रिसर्च, अगर हम एआई की हेल्प से भी रिसर्च करना चाहते हैं ना, तो सही डायरेक्शन में करनी आनी चाहिए। तो वो जो प्रॉम्प्ट है, वो जो यूजर इनपुट है, वो कैसे दिया जाता है, सही डायरेक्शन क्या है, तो वो इन्होंने तब मार्केट में तो एक प्रोफाइल ही आ गई है, बट एज अ डेवलपर तुम्हें वो आना चाहिए। अगर तुमको रिसर्च करके कुछ डेवलप करना नहीं आता तो तुम डेवलपर नहीं हो सकते, है ना। डेवलपर अपने आप को तुम कब कहोगे? जब इंडिपेंडेंटली कोई काम करके दिखा सकते हो तभी तो डेवलपर कहोगे। ऐसा थोड़ी ना कोर जावा कर लिया डेवलपर बन गए, समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। कितने लोग हैं जिनके रिलेटिव्स हैं ऑलरेडी वर्किंग अभी मार्केट में? उनसे पूछना कि ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाउड, या उनको ये दिखाना कि क्या सर ये क्या तुम्हारे भैया बहन जो भी है तुम्हारा वर्किंग, उनसे पूछना कि ये जरूरी है कि हमारे इंस्टीट्यूट वाले हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमें कोर्स दे रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला कोर्स खरीद लो, तो फिर वो बताएंगे जरूरी है या नहीं। जिसके भी है नोन में उसे पूछ लेना। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। आगे चल के प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आजकल फ्रेशर्स नहीं, ट्रेंड फ्रेशर चाहिए कंपनीज को। ट्रेंड फ्रेशर मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम करने आना चाहिए, और प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ये सब तो चाहिए ही होगा, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये मत कहना कि बताया नहीं था, मैंने तो भाई बता दिया। ऑनेस्ट आंसर मेरा यही है कि हाँ, टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा, पैरेलली क्लासेस चलेंगी, जो एक्स्ट्रा होगा और बाकी जो आपको स्प्रिंग के साथ पढ़ाया जाता है वो तो तुम्हें कराया ही जाएगा, मैं ही कराऊंगा। ठीक है। बाकी अभी इसलिए तुमको उन्होंने मीटिंग इसलिए रखी थी, बताया गया था अभी ये फिर मीटिंग हुई है उनकी। मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि नया कोर्स लॉन्च हुआ है, मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रुप में जो मैसेज डाले थे, तो मैंने सीरियस लिया नहीं, मैंने ऐसे डाल दिया। अब वो कह रहे हैं एक्चुअली जो अभी फीस है वो इतनी है, 10,000 प्लस जीएसटी कह रहे हैं, बाद में ये 15,000 प्लस जीएसटी हो जाएगी तो ये जाके होने वाली है 17,700। अभी 10,000 प्लस जीएसटी करके 11,000 कुछ में ये कोर्स दे रहे हैं। तो अगर करवाना है रजिस्ट्रेशन तो करवा लो, जिसको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, इशू है कुछ 1-2 महीने बाद भी करना चाहते हो, तब भी आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 1,000-2,000 रुपए देके। वही सर हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो, हम कंटिन्यू करेंगे जो हम फी पे कर देंगे। तो क्या होगा ना कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसी फीस में, बाद में जाके जब
तुम्हारा मूड बने, फाइनेंशियली ठीक हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, तब बता देना, तब आपका कोर्स कंटिन्यू करवा देंगे। ये 25 बोला है मुझसे लास्ट डेट, 25 मार्च। ऐसा होता है ना, नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो ये हर बार यही करते हैं। SCPD की जब रिक्वायरमेंट आई थी, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह का जब कोर्स लॉन्च किया तो ट्रेनर हायर कर लिया। ट्रेनर हायर करके इन्होंने क्या बोलते हैं, जिस दिन कोर्स लॉन्च किया उससे 1 महीने तक इन्होंने वो डिस्काउंट चलाया, 5,000 कुछ में कोर्स दिया। और उसके बाद में जब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद में मेरे स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर एडमिशन करवा दो, क्योंकि वो नीचे पूछे होंगे, तब उन्होंने 11,800 कर दिया था उसका फीस। फिर मैंने बोला तब भी उन्होंने वो डिस्काउंट नहीं दिया, बोले सर वो तो उतने टाइम तक ही वैलिड था, न्यू कोर्स था इसलिए।